अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैज़ा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और गिले शिकवे शिकायतें, कभी मजाक में कोई बात कह जाना, कभी सीरियस अंदाज में कोई बात कह जाना, लेकिन बिलाखिर जो कराची के ताजरों थी उनकी बात सुनी गई, उनको इशाइये पर ज़ोराने पर बुलाया गया, वहां पर उनको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में उस पर गुफ्तगू हुई। और फिर उसके बाद जो गिले शिकवे किए गए मुराद अली शाह की जानिब से और बिलावल भुट्टो की जानिब से, और फिर ये कहा गया कि अगर आपने कोई बात करनी होती है कहीं पर कोई बात, तो आप बात करें, चुगली ना करें। ये बिलावल की जानिब से कहा गया। मुराद अली शाह साहब कहते हैं आपने तो बात मजाक में कर दी है, लेकिन अगला बंदा इसको सीरियस समझ के किसी और तरफ चल पड़ा है। नाम लिए बगैर गुफ्तगू की गई है और अब अक्लमंद तो समझ गए होंगे कि किस तरफ इशारा है, किसको मुखातिब करके क्या कुछ कहा गया है। लेकिन जो बिलावल की बातें थी वो वैलिड थी। उन्होंने कहा आप जितनी एमक्यूएम की बात मानते थे, जितनी इज्जत उनको देते थे, हम कोई बहुत अच्छे नहीं है, हम कोई एंजल्स नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी उतनी इज्जत तो दे। जब तक आपसे अब किसी फैक्ट्री को कोई भत्ता की पर्ची आती है, कारोबार आपके चल रहे हैं, कोई फैक्ट्रियां बंद करके कहता था कि अपने जितने भी मजदूर हैं उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें और जलसे जुलूसों में सामने ले आए। अब ऐसा नहीं हो रहा ना। अब इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि हम क्यों चाहेंगे कि हमारी हुकूमत जो इतने साल से एक सूबे के अंदर मौजूद है उसको मुश्किलात हो। तो बिलावल भुट्टो क्या कुछ कह रहे थे, जरा मैं चाहूंगी उन्हीं की जुबानी पहले आप सुने। कोई जरूरत नहीं है ना, जितने मजाकिया अंदाज में कह रहे थे, उनका वो जो गुफ्तगू का एक उर्दू बोलने का एक जो लहजा है वही बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा मजेदार। और फिर वो जो एक टॉन्ट करके कहते हैं ना, वो शायद गुफ्तगू की मजीद शोभा बढ़ा देता है। यहीं से प्रोग्राम की ओपनिंग करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राहत साहब, चुगली ना करें, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आपको कहीं पर जाना है, कोई गुफ्तगू करनी है, किस तरफ इशारा। कुछ रोज पहले आर्मी चीफ मिले थे, या फिर वो मरियम वाली बात है। अब वो मुझे समझ नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना दोनों को ही सुना दी है। अब आप ही बताएं, बिलावल साहब की गुफ्तगू जो है, जो गुफ्तगू का आखिरी फिक्र है ना जी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जी ये सूबा हमारा है और इसकी चुगली किसी और जगह ना करे। यानी वो ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो सिंध अलाट हो गया था पीपल्स पार्टी, तो वो समझते हैं कि ये हमारा चूंकि खिता अलाट हुआ है हमें, अच्छा, और हमारे बुजुर्गों को, और हमने ही इस पे हुकूमत करनी है। और मेरे पास जाहिर है आसफा भुट्टो ने भी करनी है, और उसके बाद छोटे चौधरी साहब भी पैदा हो गए, उन्होंने भी करनी जूनियर। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई और इस पे बात ना करे। लेकिन अच्छा। प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है कराची की, सिंध में जो कराची के स्टेक होल्डर हैं बड़े बड़े, जो अपने आप को समझते हैं स्टेक होल्डर, वो तो अरबपति हो गए, लेकिन वहां के अवाम रुल गए, वहां के बिजनेसमैन रुल गए। और बिलावल साहब बड़ा ही अच्छा होता अगर वहां पे सर्वे करवा लेते कि कितने बिजनेसमैन वहां से उठे और वो बांग्लादेश कितने चले गए, दुबई कितने चले गए, और लाहौर में आके कितने बसे हैं। लाहौर का जो डिफेंस है ये कराची के लोगों ने बसाया था, और अल्लाह के फजल से वहां पे जो हालात खराब हुए थे उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में बिजनेसमैन आया, इन्वेस्टर आया, उन्होंने आके लाहौर में जायदादें खरीदी। और आज भी मैं सैकड़ों लोगों की निशानदेही कर सकता हूं जो वहां हालात के हाथों तंग होकर इधर आए, तो उनको भी वो वापस आने के लिए कह दें, हालात वहां पे इतने बेहतर और आइडियल कर दें कि कोई दूसरी बात ही ना करे। अब दो चीजें हैं इसकी, दो डिमेंशन है जिसका आपने जिक्र किया। एक तो यह है कि आर्मी चीफ साहब 2 दफा बिजनेस कम्युनिटी को मिले हैं, और बिजनेस कम्युनिटी ने उस वक्त भी कराची में इसी तरह का रोना रोया कि जी पर्चियां आती हैं, सिक्योरिटी का इशू है, और साथ साथ उन्होंने सिस्टम की बात की और कराची की जमीनों की डिजिटलाइजेशन की बात की। अब कराची की जमीनें 10 दफा बिक गई हैं, बल्कि कई 20-20 दफा बिक गई हैं। राव इनवार साहब का मैं क्लिप एक देख रहा था पिछले दिनों, वो कहते हैं कि 700 बिलियन रुपया कराची से शिफ्ट हुआ है बाहर, दुबई, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कई जगह के ऊपर यहां से कमा के गया। और वो कहते हैं कि वहां पे प्रॉपर्टीज सिस्टम चलाता है। बिल्कुल ठीक राहत साहब, लेकिन मरियम की बात अगर वो कर रहे हैं सिर्फ यार, हाँ। अब सिचुएशन ये है कि आर्मी चीफ साहब के सामने भी जब लोग बैठे तो उन्होंने यही रोना रोया। अब एहसन इकबाल साहब गए तो उन्होंने कहा कि जी मरियम साहबा को इधर भेज दे और मुराद अली शाह साहब को उधर। अब मुराद अली शाह साहब दूसरी तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। सिंध पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी के पास है, और अब तो बिलावल साहब कहते हैं सिंधी तो गाली ना करो, ये तो साधु लाट होया वैसे ही। और मुझे एग्जैक्टली पता है कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में वहां पे जेडीए जीत गई थी, और उसके बाद जनरल फैज साहब ने लास्ट मोमेंट के ऊपर
بگاڑا صاحب کو فون کیا, ایک دو اور لوگوں کو فون کیا, ذوالفقار مرزا صاحب بیچارے جو ایٹ رسک تھے, سر کے اوپر کران رکھ کے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, ان کو کہا جی آپ بیٹھ جائیں, یہ نیشنل انٹرسٹ میں صوبہ جو ہے نا واپس دینا پڑے گا زرداری صاحب کو, تو واپس دے دیا. مریم کی پرفارمنس سے انسپائرڈ تھے تو انہوں نے بات دیکھیں جی, مریم صاحبہ کی میرا خیال ہے پرفارمنس کی جہاں تک بات ہے, وہ پنجاب کے اندر پرفارم تو کر رہی ہیں. انہوں نے جو انکروچمنٹ کا پنجاب کے اندر سلسلہ شروع کیا, ستھرا پنجاب اور انکروچمنٹ ختم کرنے کا, یہ ایک ایسا غیر مقبول فیصلہ ہے جس پہ ووٹر بھی کہہ رہے ہیں, جس پہ ایم پیز بھی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن وہ کری جا رہی ہے. اور آپ پورے پنجاب کے اندر دیکھیں, فیصل آباد دیکھیں, پورے پنجاب کے جو گلیاں, بازار اور سڑکیں, پہلے حالت کیا تھی اور اب حالت کیا ہے. یہ ایک غیر مقبول فیصلہ کسی سیاستدان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے, لیکن ریل شکل میں وہ گلیوں کو, بازاروں کو, شہروں کو دوبارہ سے وہ کر رہی ہیں. اسی طرح کچھ اور سٹیپس میرٹ کے اوپر وہ لے رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آتے ہیں واپس. اور ایک مجھے صرف کہنے دیجیے کہ انہوں نے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی پچھلے دنوں کلاس لی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایک ڈی سی او مجھے بتا دے, میں پیسے لے کے لگا رہی ہوں, اس کے باوجود آپ پرفارم نہیں کر رہے. تھانوں میں آپ نے فنڈ لے لیا, اتنا بجٹ لے لیا, تو وہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. رانا صاحب دیکھا آپ نے وہ بلاول صاحب کی گفتگو, انہوں نے کہا ہے کہ آپ مریم صاحبہ کو شکایت جو لگا رہے ہیں وہ نہ لگائیں. تاجروں کو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ صوبہ ہمارا ہے, اب تو وہاں پر حالات ہی اچھے ہیں. دیکھیں, جو مریم صاحبہ ہیں انہیں میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ دیکھیں نا ماشاءاللہ پنجاب کی ماں ہیں, اور کے پی کے کی بہو ہیں, سندھ کی بیٹی ہیں. بلوچستان سے میری گفتگو چل رہی ہے, تو کوئی ادھر بھی میں سوچا ہوں کہ کوئی ایک نکالا جائے, ہاں کوئی ایسا کہ جس میں وہ چاروں صوبوں سے ان کا ایک رشتہ بن جائے. دیکھیں مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے, کسی اور لیڈر کے پاس یہ ہے. چاروں صوبوں کی آواز تو ہے, وہ بیٹی تو پوری قوم ہے. بات یہ ہے کہ بیٹیاں, اگین میں وہ کہتا ہوں کہ میں خاتون کے طور پہ ان کا احترام کرتا ہوں, ان کی سٹرگل کا بھی کرتا ہوں, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر, اور وہ ثابت کرتی تھی, وہ اپنے آپ کو مطلب بتاتی تھی کہ ہاں میں چاروں صوبوں کی زنجیر ہوں. اور آپ ایک دیکھیں بات کہ جس دن بی بی شہید ہوئی ہیں نا, اس کے بعد یہ زنجیر ٹوٹی اور وفاق کی پارٹیاں ختم ہو گئی اور صوبائی پارٹیاں رہ گئی. پنجاب میں نواز شریف, وہاں پہ پیپلز پارٹی, اس طرح کر کے. وہ تو کے پی کے میں پی ٹی آئی مینشن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو اللہ بھلا کرے, نہیں سن لینا, اللہ بھلا کرے عمران خان کا کہ اس نے آگے پھر وفاق کا بھرم قائم رکھا اور چاروں صوبوں میں یکساں مقبول ہوا. نہیں تو پی ٹی ایم کی جو گورنمنٹ تھی جس میں سب جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی, آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ بالکل بہت اچھی لگ رہی تھی, بلکہ وہ میں اب جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں سب آئے تھے, اور جنہوں نے مجھے وہ پریس کانفرنس تاریخی یاد ہے جس میں سب یہ کھڑے ہوئے تھے, اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, اور اگر ہم مہنگائی ختم نہ کر سکے تو ہم یہ حکومت چھوڑ دیں گے. اپنے کپڑے بیچ دوں گا. وہ نہیں, وہ کپڑے تو انہوں نے وہ ایک طرح کے کوئی 200 سلوائے میں, وہ ان کے وہ نہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا, جیسے ذوالفقار نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں سندھ ہمارا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم یہ, اور یہاں وہ گانا تھا ایک میرا چاند ایک میرا تارا, امی کی لاڈلی ابو کا پیارا, ٹھیک ہے. تو یہ ملک کے لیے نا ہمیں ایک نیا ملی نغمہ بنانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, دونوں کی تصویر لگا کے نا, اور پوری قوم کے ایک میرا چاند ایک میرا تارا, امی کی لاڈلی ابو, کیونکہ ملک ان کا ہے نا. بلاول تو دیکھیں سندھ کے وہ وزیر اعلیٰ تھوڑی ہیں, وہ تو مراد علی شاہ ہیں. خود سندھ کے وزیر اعلیٰ, جس طرح آج سندھ کے وزیر اعلیٰ کو وہ بلا رہے تھے, اس سے اندازہ ہوگا کہ اصل حکمران کون ہے. مراد علی, پھر انہیں یاد ہوا کہ میں لوگوں میں بیٹھا ہوں, پھر ان کا شاہ صاحب, ٹھیک ہے نا, وہ حکمران ہی ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ملک پنجاب مریم صاحبہ کا ہے اور سندھ بلاول صاحب کا ہے, تو ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کے ماں باپ نے اس ملک کے بننے کے لیے قربانیاں دی, جن کی لاشیں کٹی ہوئی ٹرین کی ٹرین آئی, وہ ان کو تو نوکری بھی نہیں ملتی. قائد اعظم کے نواسے کو تو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, ان کو تو رہنے کا گھر نہیں مل رہا کراچی کے اندر آن ریکارڈ. آپ کے پاس آپ ایک لاڈلی ایک لاڈلا, یہ ملک کی رجسٹری کر دیں ان دونوں کے نام, کہ جی آپ کے نام رجسٹری ہو گئی, جی ہم سب فارغ ہو گئے, ہمارا کوئی حیثیت, کوئی خواب, کوئی اس مٹی سے نہ کوئی ہم امید نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ ایک طرف وہ ہیں ایک طرف وہ ہیں. رجسٹریاں بند کی گئی ہیں, سن لینا, وہ میں ڈیجیٹل رجسٹری کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ہو سکتی ہے نا. اور پھر رجسٹری جو پٹوار خانہ ہے نا, وہ ان دونوں کا بڑا مضبوط ہے,
وہ چھوڑ دیں آپ رجسٹری کیوں نہیں ہو سکتی وہ ایسی کون سی بات ہے لیکن گورنمنٹ نے بند کیا لیکن رانا صاحب آپ مریم پر بات لے آئے ہیں اتنا اچھا وہ پرفارم کر رہی ہیں دیکھیں وہاں کے لوگ وہاں کے تاجر ان کو آن ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں بدلا لے سن لینا میری سن لیں مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کی اس بات سے مریم صاحبہ انکروچمنٹ کر رہی ہے بڑی اچھی بات ہے ختم کر رہی ہے ٹھیک ہے نا سیاسی انکروچمنٹ کے لیے بات کر رہا ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ ان سے کہیں پہلے میاں اظہر صاحب نے بہت اچھی طرح کیا تھا لاہور کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے اور یہاں پہ میں صرف ایک جملہ کہہ کے آپ آگے جائیے گا یہ بہت اچھی بات ہے تجاوزات ختم کر رہی ہے میں مریم صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو 180 ہے نا وہاں اس کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے بچوں کا کبھی وہاں گراؤنڈ تھا وہ اب کار پارکنگ بن گئی ہے شریف فیملی کے گھر کے سامنے ان کی تو وہ ختم کر دیں بچوں کو وہ تجاوزات وہاں سے ختم کر کے گراؤنڈ واپس دے دیں یہ بڑا تاریخی کام ہوگا جب وہ لاہور میں سارا کر رہی ہیں تو یہ بھی کر دیں بہت اچھی بات لیکن دیکھیں آپ رانا صاحب آپ مائنڈ کر گئے ہیں دیکھیں وہ یہی بات ہے پانی پئیں آپ ٹھنڈے ہو تھوڑے راحت صاحب تجاوزات ختم ہو رہے ہیں پھر وہ روز نئے پروجیکٹ کا افتتاح کر رہی ہیں اب دیکھیں اور کون سا ہمیں چیف منسٹر نظر آتا ہے ایسے کام کرتے ہوئے نہ ہمیں جو ہے وہ سندھ کے اس طرح کے چیف منسٹر کوئی انوگریشن کرتے نظر آتے ہیں نہ ہمیں وہ علی امین گنڈا پور کے پی کے منسٹر چیف منسٹر نظر آتے ہیں وہ لیڈی ہو کے آئرن لیڈی والا ثبوت کر رہی ہیں پیش فضا میں ویسے ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ نے پولیٹیکل ٹیم بنانی ہوتی ہے ایک بیوروکریٹک ٹیم بنانی ہوتی ہے اور اس میں آپ کی سیاسی لڑائی بھی چل رہی ہوتی ہے لیکن سیاسی لڑائی کے دوران آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے کام بھی کرنے ہوتے ہیں کوئی چیف منسٹر کوئی پرائم منسٹر اگر پہلے 6 مہینے میں سال میں کسی منصوبے کا سنگ بنیاد اگر نہیں رکھے گا تو فیتا کاٹنا اس کو نصیب نہیں ہوتا پھر اگلی گورنمنٹ کاٹتی ہے تو اس میں کیا ہوا کہ جو پی ٹی اے کی نا تجربہ کاری ہے پہلے دور میں بھی اور اب بھی 18 میں بھی اور اب بھی وہ یہی رہی ہے کہ وہ لڑائی پہ سارا فوکس کر دیتے ہیں اور نون لیگ ان کو انگیج رکھتی ہے لڑائی میں وہ کام بھول جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ لڑتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں لڑنے کے لیے انہوں نے علیحدہ ونگ رکھا ہوا ہے کہ آپ لڑتے رہیں ایک ونگ رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے وہ کام کرتے رہے اب مریم نے جتنے افتتاح کر دی ہیں فرینکلی سپیکنگ ہسپتالوں کے اس پہ ستھرا پنجاب اس پہ یوتھ پروگرام یہ ستھرا پنجاب سے مجھے یاد آیا میں نے یہ چیز بڑی وہ میں نے یہ اچھی بات ہے میں نے وہ جو گند اٹھانے والی کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑیاں سڑکوں پر چلتے ہوئے پورے پنجاب میں انہوں نے لیکن اس کے اوپر مجھے ایز اے فیمیل میں یہ احتجاج پروٹیسٹ رجسٹرڈ کروانا چاہوں گی کہ اس پہ مریم نواز کا نام چلے لکھا ٹھیک ہے وہ جو آگے لوگوں انہوں نے اپنی شکل کا بنوایا ہوا ہے کوڑے والی گاڑیوں پہ ان کو اپنی شکل بنوانے اچھا وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا مجھے بہت برا لگتا ہے رانا صاحب کو ریڈیو پہ اچھا نہیں لگتا آپ کو گاڑیوں پہ اچھا نہیں لگتا وہ کوڑا والی گند ان کے منہ پہ لگتا ہے نہیں کل کو آپ کہیں گے کہ کسی ٹریکٹر کے اوپر کیوں ہے اس پہ اچھا نہیں لگتا بھائی کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں پہ کیا ضرورت ہے ایک بندی کوڑا بھی صاف کروائے گی وہ ٹریکٹر بھی چلوائے گی وہ قرضہ بھی دے گی وہ سارے کام کرے گی تو لوگوں تو لگے گا آپ کا اور میرا تھوڑا لگے گا اسی کے لگے گا اب آپ کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ لوگوں چھوٹا ہو بڑا ہو لگنا چاہیے نہیں لگنا اس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے جتنے پروجیکٹس کیے ہیں اور جو میڈیا کے اندر اس کو ہائپ بھی مل رہی ہے چیزوں کو اس لیے تو سندھ کے تاجر کہتے ہیں کہ مریم کو ادھر بھیج دیں اور مراد علی شاہ صاحب کو لے جائیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے مذاق میں اور نہیں اب وہ تاجر کہے نا کہ میں نے مذاق میں کہا تاجر ہی کہہ رہا ہے تاجر کی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے میں نے مذاق میں کہا ہے کہ تو کہتا ہوں کہ رانا صاحب پتا کریں کہ تاجر ہوں تک کس پوزیشن سے کتنے ہے بیچارہ کتنے جیل چیزیں نہیں پیمنٹ لینا آگے کہ کراچی میں یہ بات کر کے پھر وہاں سروائیو کرنا پھر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور تاجر نے کہہ تو دیا اب ویڈیو بھی بن گئی احسن اقبال صاحب بھی خوش ہو گئے پنجاب گورنمنٹ کو بھی میسیج مل گیا اور پیپلز پارٹی بھی الرٹ ہو گئی اب فوری رسپانس کر کے بلاول صاحب کو 24 گھنٹوں میں تاجروں کے پاس جانا پڑا تو یہ کریڈٹ تو ہے نا مریم کا یہ کریڈٹ بھی مریم کے پاس ہے جب اتنے عرصے سے نہیں گئے ٹھیک ہے تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد گئے اچھا وہ جو جس تاجر کی خوبصورت اشائیہ بہت بڑا انہوں نے جس تاجر کی ذوالفقار کہہ رہا ہے نا ہو سکتا ہے وہ اکبری منڈی سے نکل آئے ہاں جب واپس بھی آ گیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اچھا لیکن میں مذاق کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ جو ہلکی پھلکی نوک جھوک ہے پہلے یاد ہے گورنر کے اختیارات پر تھا یونیورسٹیز کے یہ نوک جھوک اب یہ اس پہ
मतलब इनडायरेक्टली एक दूसरे पे क्रॉस फायरिंग तो कर रहे हैं। अर्ज करूं, दो चीजें हैं आप, मैंने उस पे, एक तो ये कि जो पुलिस वाला इन्होंने बताया ना, इसमें एक चीज ये भूल गए कि जो सीसीपीओ लाहौर है ना, कमियाना साहब, उन्होंने काफी इस पे वो एहतिजाज किया मरियम साहिबा के कुछ जुमलों पे, और उन्होंने कहा कि पंजाब लाहौर की पुलिस काम कर रही है, हमने 60% क्राइम रेट नीचे लेके आए। मैंने भी वो डायरी पढ़ी है। नहीं, लेकिन इस पे एक और साहब पुलिस अफसर ही थे, उसने कहा क्राइम में इजाफा हो गया है, उस पे वो डिबेट आ गई। अच्छा, दूसरी चीज ये जो तस्वीरों वाली बात है, जितने काम यूरोप में होते हैं ना, और जितनी फलाही काम दुनिया में होते हैं, तो फिर तो यूरोप में ना सिर्फ तस्वीरें लगी रह जाएं। अगर यही क्रेडिट हो ना कि मैं काम करते हूं तो तस्वीर भी लगनी है, तो यूरोप में भी तस्वीरें ही लगी रह जाएं। ये कौन सा आपके अंदर भूख है भाई कि आप हर चीज पे अपनी तस्वीर लगा रहे हैं? आप कोई मतलब कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, वो रजिस्टर्ड करते हैं। नहीं, आप कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं, आप इसीलिए हैं कि आपने ये काम करने हैं, और ये काम करके आपको फख्र ना करें। इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई ऐसी काम नहीं है कि वो अगर जुल्फकार राहत अच्छा बोलता है कि देखो जी मैं बड़ा अच्छा बोल रहा, ताड़ियां, ओ भाई आप बैठे होता है बात करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा बोले, इसलिए हैं। तो ये तस्वीरें लगाना, ये आई एम सॉरी, अब तो जब से वो फीका ऑर्डिनेंस आया, मैं जरा थोड़ा सोच के बोल, नहीं लैट्रीनें इतनी बनी है उस पे तो किसी की फोटो नहीं, वही प्रोजेक्ट पे नहीं है, लगवा देंगे। मतलब तुम क्या भाई हर एक बात कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, रक्षे भी दिए हैं और रेडियां भी दी हैं। फिजा अच्छा, एक राना साहब सॉरी, ये देखिए अब ये जो गिना रहे हैं ना नाम, अब वो जो रेडियां दी हैं, रोज का 300 रुपया किराया वसूल हो रहा है उनसे, और वो कहीं पर आगे पीछे भी मूव नहीं कर तरतीब के साथ है ना, सड़कें भी तो वो कहते हैं वैसे जो, अब देखें जिस बंदे ने फ्रूट्स या उस पर लगाए हैं सब्जी, वो 300 रुपया रोज गवर्नमेंट को दे। पहले तो बल्दियात वाले वो उठा के ले जाते थे। अच्छा राना साहब, लेट हिम कंप्लीट, ठीक हो गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना, क्योंकि मरियम साहिबा के कामों से मैं खुद भी इंस्पायर है बहुत ज्यादा, तो मैं, एक हमारा जानने वाला है, उसका रक्षा है जी, रक्षा चोरी हो गया, रक्षा मिल गया। जब मिल गया तो पता चला कि उसके अंदर जो सीएनजी वो होती है ना, वो नहीं है, तो वो गया थाने, तो उन्होंने कहा कि पैन रक्षा ही उदो मिलेगा जदों तुसी 10,000 रुपया दोगे। अब वो बेचारा दिहाड़ी में 200, 2,000, 1,500 कमाने वाला 10,000 रुपये उसके लिए मसला बन गया। यकीन करें, मैंने तारीखी तौर पे कॉलम लिखे, लोगों से कहा, क्राइम रिपोर्टर से कहा, रक्षा नहीं छुटे कि यार ये खुदा का वास्ता है, ये लॉ, ये पंजाब का बच्चा है यार, अगर ये बिलावल नहीं है, ये हमजा नहीं है, तो क्या इसकी इज्जत नहीं है? क्या इसके हकूक नहीं है? क्या इसको कोई हक नहीं इस मुआशरे के अंदर जिंदा रहने का? आप कह रहे सिस्टम और कारनामे और तस्वीरें और रेडियां, और भाई लोग भूखे मर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को देखे क्या उनकी जिंदगी पे गुजर रही है। बिल्कुल ठीक है। आप ये सारी तस्वीरें लगा के आप कह रहे हैं ना कि केपीके के नजर नहीं आते करते हुए, सिंध के नजर नहीं आते, उनके गिर्द 12-12 कैमरामैन नहीं होते, इसलिए नजर नहीं आ रहे होते। अच्छा, वो स्लो मोशन के अंदर उनकी मूवी नहीं बन रही होती, उनके मुख्तलिफ एंगल से नहीं बन रही होती, वो काम करते खामोशी से करते, ये नहीं करते होंगे, लेकिन वो अपनी इतनी प्रोजेक्शन नहीं कराते जिस तरह हम अपनी प्रोजेक्शन करा रहे हैं। वैसे केपी वालों के पास ज्यादा कैमरे हैं, यूट्यूबर भी ज्यादा, उनको भी चाहिए कैमरे लगा के रखे। नहीं यकीन करते वो इस बात पे, वो खामोशी से काम करने पे यकीन रखते। अब मैं कल नहीं तो कंपैरिजन दे दूंगा दोनों सूबों का, मैं कल दूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सा सूबा कहां खड़ा है। चलें जी, ठीक है, कल इस कंपैरिजन को सुनते हैं। अभी मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। लीजिए, डिजिटल बिल 2025 और पैका एक्ट में जो तरमीमी बिल था वो सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। यस और नो की आवाजें लगाई गई और चेयरमैन साहब कहते हैं कि यस की आवाजें ज्यादा है, इस वजह से बिल को मंजूर किया जाता है। अब सदर ममलिकत के दस्तखत होंगे और दस्तखत के बाद इस बिल को नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। सहाफियों ने वॉकआउट किया है और इस पर बहुत से जो सेनेट के अंदर सेनेटर्स मौजूद थे उन्होंने बड़ा एहतजाज किया है। शहरी रहमान भी इस पर बोली हैं, जरा उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल ठीक है, इस बात भी अदालत यही कहेगी कि ये आइन के खिलाफ है, लेकिन मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों ने एहतजाज किया है, अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवाया है और उन्होंने कहा है कि फाइनल पार्लियामेंट के सामने ही जाकर एहतजाज किया जाएगा। अब वो सहाफ़ी जो कि सारा टाइम इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को, इन्हीं लोगों को लाइमलाइट देते हैं, इन्हीं की बात पहुंचाते हैं पूरे पाकिस्तान तक, पूरे मीडिया में इन्हीं को डिस्कशन और इन्हीं को लाइमलाइट मिलती है। अगर ये लोग
हमारे ही हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते या हमारी ही ज़बान बंदी करेंगे तो फिर वाकई एहतजाज बनता भी है, वॉकआउट करना बनता भी है। हमारे साथ इस वक्त PFUJ के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, जो आज मुल्क भर में एहतजाज किया गया है, आपकी तंजीम ने भी तमाम शहरों में एहतजाज किया है, कोई सुनवाई हुई भी है? और बेसिक अगर मुद्दा मैं आम आवाम के लिए बताना चाहूं कि क्या ऐसा पॉइंट है जिस पर जो है सब शदीद एहतजाज है सहाफियों को, प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा। राना साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। राना साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि तमाम सहाफती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, अब आपने भी एहतजाज किया है, PFUJ ने बड़ा मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया है, तो कोई सुनवाई हुई भी है? कोई गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी है कि इस पर लेके जाएंगे या एट द एंड अदालत से ही रिलीफ मिलेगा? देखिए, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई शख्स ये बात कहे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलना है तो इससे बड़ा झूठ है कोई नहीं। ना गवर्नमेंट ने रिलीफ देना है, हमें अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। आज मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने एक लेटर अरसाल किया है अजहर सदीक एडवोकेट साहब की वसासत से सदर पाकिस्तान को, जिसमें हमने आइन के आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया है, बाकी आर्टिकल्स का भी हवाला दिया और उनसे दरखास्त की है कि इस ऑर्डिनेंस पे आप दस्तखत करें। और उसमें ये चूंकि कानूनी एक हिस्से का हिस्सा होता है कि एक दफा आप लेटर जो होता है लेटर को लिखते हैं, अगर पंजाब कबीना को पास करती है तो आप गवर्नर को लिखते हैं, और अगर बाकी हुकूमत करती है तो आप लेटर लिखते हैं, ताकि आपके पास अदालत में जाने के लिए रास्ता बन सके। अगर आप इस पीका एक्ट को देखें, जो पीका एक्ट लाया गया है जिसमें तरामीम की गई है, तो उस तरामीम के अंदर अगर आप देखें तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि जिसके बाद आप कहने पर मजबूर होंगे कि आप सहाफियों को प्रोग्राम करने के लिए मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ेगी, हाथ बांधने पड़ेंगे, आंखों के ऊपर भी पट्टी बांधनी पड़ेगी, जबान जो है उसे बिल्कुल ताला लगाना पड़ेगा, और एक ऐसा सरकारी फरमान जो हुकूमत जारी करेगी उस सरकारी फरमान को पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे आप 22 नंबर शीट देखें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी अरकान असेंबली को कोई ऐसी चीज नागवार गुजरती है जिससे उसकी ज़हनी कुफत होती है, तो उस पर वो फौरी तौर पर जो है वो अपनी एक एप्लीकेशन दे सकता है और उस एप्लीकेशन पर असर हो। अब मुझे बताएं, मैं जब कहूंगा ये फार्म 45 का नहीं है, ये फार्म 47 का है, तो उस पर फार्म 47 वाला जो है वो बंगड़े तो नहीं डालेगा ना, उससे तो वो बात नागवार गुजरेगी। राना साहब, वैसे भी आप बड़ा दबंग बोलते हैं आपने शोज में भी, और जो आप आवाज उठा रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आवाजें बुलंद आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि PTI के दौर में भी इसी तरह का ऑर्डिनेंस आया, तब फवाद चौधरी तब लोग ले, उनको भी कहा गया कि ये ना करें, तब ये शहबाज शरीफ और बिलावल साथ खड़े हुए आप लोगों के। आज जब यही लोगों की हुकूमत आई है, उन्होंने भी यही सब कुछ किया है और PTI वाले साथ खड़े हैं। देखें, ये आर्टिकल, ये जो पीका एक्ट है, ये सबसे पहले आया था मुस्लिम लीग नून के दौर में 2016 में जी। उसके बाद ये आया PTI के दौर में, जिसे मैंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अतर मिनल्ला साहब वहां पे उस वक्त चीफ जस्टिस साहब थे, और उन्होंने एक कालदम करार दे दिया। उसके बाद आ जाती है अबूरी हुकूमत, तो फौरी तौर पर अबूरी हुकूमत में जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए ले जाया जाता है, मुस्लिम लीग नून की जाती है, और उस वक्त की वजीर इत्तला जो होती है, जो आज सीनियर मिनिस्टर है पंजाब में, ये वहां पे कहती है जनाब हम ले गए हैं, लेकिन जब शोर मचता है तो कहते हैं नहीं हम इसे वापस ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते वापस। उसके बाद इसमें कई तरामीम होती हैं, और अब तो इंतहा हो गई है ना, इंतहा जिसे कहते हैं। बात यह है, बड़े सिंपल सी, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, कोई भी सियासी जमात हो जो इस तरमीम की हमायत करेगी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर आजादियां की सबसे बड़ी दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की भी दुश्मन है। अब मुझे बताएं, इसमें कहा गया है कि आपका सोर्स भी बताएंगे, खबर का सोर्स। 1973 के आइन के मुताबिक तो हम खबर का सोर्स बता ही नहीं सकते, और हमें सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात की इजाजत दे रखी है, हम किस तरह अपना सोर्स बताएं अपना। और अगर इनके दिल इतने दुखते हैं सहाफियों के गुफ्तगू करने से, तो पार्लियामेंट के अंदर ये एक दूसरे पर जिस कोई नहीं,
बिल्कुल ठीक है राना साहब, जैसे ये पार्लियामेंट में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं, जिसमें हमें इजहार राय की आजादी हासिल है, उसमें हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, लेकिन ये टीका एक्ट नहीं है, ये टीका एक्ट है, एक ऐसा टीका जिसके अंदर जहर भरा हुआ है, जो वो जहर जो पाकिस्तान के अंदर सच को खत्म करने के लिए है, जो पाकिस्तान के अंदर ज़ातिय सहाफत को खत्म करने के लिए है, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ठीक है राना साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात यही है कि हम लोग प्रोग्राम में भी यही डिस्कस कर रहे थे, सारा राना साहब, जुल्फिकार आज मेरे साथ मौजूद है, कि एट द एंड इवेंचुअली जब पार्लियामेंट में एक दूसरे को चोर चोर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अर्दली के भी नारे लगते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये घड़ी चोर और ये, तब इन लोगों के जज्बात नहीं दुखी होते? जो सहाफी अगर कुछ कह देंगे तो इतने नाजुक दिल के हैं ये कोमल कलियां कि इनके दिल दुख जाएंगे। बहुत शुक्रिया, राना अजीम हमारे साथ मौजूद थे। राहत साहब, जो पीपल्स पार्टी है एट द एंड इवेंचुअली, बिलावल साहब तो कहते हैं कि ये बटनों वाले बाबे जो बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं इनको क्या पता, और यूथ की बातें करते हैं, उन्हीं के फादर के साइन से ही ये बिल अप्रूव्ड होगा ना, सदर ममलिकत के पास चली गई है, मतलब पीपल्स पार्टी भी इसके साथ ही है, चली गई है। जितने मर्जी खत लिख लें, राना साहब ने कहा, अजहर सदीक साहब भी खत लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, उनके जरिए लिख रहे हैं, लेकिन सदर साहब की मेरा ख्याल है कि कितना को इस खत का असर होगा, ये वो तो इंतजार कर रहे होंगे। और पहले आपको याद है कि गिलानी साहब कायम का प्रेसिडेंट थे, तो ट्रैक सूट में बात करते हुए वापस गए थे और उन्होंने जाके साइन कर दिए। तो सदर साहब जल्दी सो जाते हैं सुना है, लेकिन इसका वेट कर रहे होंगे कि फौरी तौर पे साइन कर दें। अरे वाह। तो मेरा ख्याल है कि ये रुकेगा नहीं। ये पीटीआई के साहब जो है कमेटी के जो सरबराह थे वो नहीं उस पर ऑब्जेक्शन कर सके और पार्टी को उसको शोकस देना पड़ा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं से चल रही होती हैं और उनका कोई मकसद होता है और उसके पीछे कुछ वर्किंग होती है। तो इसके पीछे भी प्रॉपर वर्किंग है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी सहाफती तंजीमें जितनी है, अब तो सारी ये जब लॉ बन गया और जब अप्रूवल के लिए जा रहा है, फाइनल दस्तखत के लिए जा रहा है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा बन जाएगा। ये बहुत पहले वक्त था इस पे एहतजाज करने का, जब ये चीजें चली थी, जब ये स्टार्ट हुई थी, जब ये इस पे खबरें आना शुरू हुई थी, उस वक्त शायद हम प्रोटेस्ट इस लेवल पे करते तो कोई बात सुन लेता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लेजिस्लेशन जो स्टेक होल्डर के साथ बैठ के फाइनल ना की जाए, उनकी बात ना सुनी जाए, जिसके ऊपर इंप्लीमेंट होना है, तो उसकी कोई मॉरली हैसियत कोई नहीं होती फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन लीगली चूंकि वो एक कानून का हिस्सा बन जाता है तो उसको जाहिर है वो गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा, तो उस पर अमल होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इस तरह के जो लॉज बनते हैं उनका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। और वो सही कह रहे हैं कि ये पीका एक्ट नहीं, ये टीका एक्ट है। ये टीका किस किस को लगेगा, आने वाले दिनों में चीखें आसमान तक जाती हुई नजर आएंगी। कौन उठा लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लॉ ऐसे बने जो पार्लियामेंटेरियंस ने बनाए गवर्नमेंट में होते हुए, लेकिन जब वो अपोजिशन में गए तो फिर उनके खिलाफ वो इस्तेमाल हुए। बिल्कुल ठीक। और ये भी होगा, ये नहीं हो सकता कि आज के हुक्मरान इससे बच जाएं, इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, इनके खिलाफ भी ये पीका एक्ट। अब राना साहब आपने फिर बोलना बंद कर देना है, पीका पे थोड़ी बहुत तो गुफ्तगू करें आप। ये जो एहतजाज हो रहा है और जबान बंदी हो रही है, मतलब अगर आपने कोई ऐसी चीज बोल दी जिससे इनकी दिल आजारी हो गई तो समझे आप पर FIR है। आई मीन जनरल, नॉट आप पर। एक दरका फिल्म आई थी, उसका एक गीत बड़ा जुल्फकार रात मशहूर हुआ था, शान शाहिद के वालिद साहब ने बनाई थी। वो कहते हैं कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, तू के नावाकिफ आदाब गुलामी है अभी, देख फरियाद न कर, सर न झुका, पांव उठा, मंजिल इश्क में मरमर के जिया जाता है। वाह। सच की कीमत तो देनी पड़ती है। सुकरात को जहर प्याला पीना पड़ता है, मंसूर की खाल खिंचवा दी जाती है, तो सच तो नहीं रुक सकता। आप ताजीरें जो मर्जी कर लें, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, आप कर ले, कल आने वाले वक्त में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा। मुझे बताएं, हमें तो सहाफियों को तो ये कहा जा रहा है, और ये आप जो बात कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा बना, करोड़ों रुपए कौम के खर्च हुए, वॉल्यूम 10 बना, पता नहीं क्या क्या बना, और आखिर में आके अदालतों ने कह दिया कि जनाब नहीं, वो तो सारा झूठ था। तो किसी झूठे को सजा मिली? राना सनाउल्लाह के खिलाफ इतना बड़ा केस बना और कि जी हम कुरान उठाते हैं कि ये इस हीरोइन और ये वो, इससे बाद में कहा जी वो तो झूठ था। किसी झूठे के खिलाफ कार्रवाई हुई? आपने सिर्फ ये तय कर लिए
कि झूठ बोलने का ठेका आपने लिया हुआ है। वाडा साहब इतनी बातें पेशन गोइयां करते हैं, शेख रशीद इतनी पेशन नहीं नहीं, नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होके गुफ्तगू की और कहा ये है वो जराए जिससे मेरे ये जायदाद बनी, और बाद में उन्होंने कहा मैंने तो झूठ बोला, मेरी पाकिस्तान लंदन क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, और फिर बाद में साबित हो गई तो कार्रवाई होगी। बताइए जी। कोई कार्रवाई, और सुन लेना मेरी बात एक से जो जी, करें, ठीक है, आप ये समझते हैं कि झूठ का ठेका आपने लिया हुआ है, आपने झूठ बोल के पूरी कौम के साथ इलेक्शन कमीशन और काजी फायज ईसा के साथ मिलकर तारीखी झूठ बोला कि हम जीत गए, आपके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हो सकती। और अब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हम ये सब कुछ बोल रहे लिहाजा अब कोई सच ही नहीं बोलेगा। ये इलेक्शंस जब हो रहे थे, इलेक्शंस के दौरान उनका था ना कि हम 300 यूनिट वालों को फ्री बिजली देंगे, और पता नहीं क्या उनके बिल में क्या, बिलावल साहब ने कहा 300 देंगे, मरियम साहिबा ने कहा 200 देंगे, ठीक है, और अलीम खान साहब ने कहा 300 देंगे, तो क्या उनपे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? क्या आपने इतना बड़ा झूठ कौम के सामने बोला? शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं कि 60 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, पर रात को पता चलता है ये 13 रुपए, आपने पूरी कौम से झूठ बोला, कार्रवाई हो सकती है कोई? बस गल्ला करनी है। ये देखें, ये तो इतनी वो ये आप जब ट्वीट करेंगे ना, इतना आपको शौक है टेस्ट करने का कि कार्रवाई होगी कि नहीं, आप करके देखिए। मुझे टेस्ट का कोई शौक नहीं, वनडे खेलूंगा बस। इसकी तो इतनी लंबी तारीख है, अच्छा, कि ये झूठों की तारीख अगर लिखना शुरू कर दें तो पता नहीं 3500 किताबें लिखी जाए। मैं आज इसने एक और कितना झूठ बोला और कब कब झूठ बोला। को 10-10 नई गाड़ियां जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, मैं चाहूंगी उस पर हम क्विकली आप दोनों का कमेंट ले लें, भी करते हैं, उसी पे कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एफबीआर ने कितने 384 अरब रुपए उसमें गाड़ियां लेनी है। नहीं, सिर्फ एफबीआर को क्यों, आपके सामने एफबीआर की तो 1010 गाड़ियां वो प्रोसेस में है। वो तो 3 किस्तों में मिल रही हैं। अब इस पे वाडा साहब भी पिट उठे हैं, तो आप अंदाजा करें ना कि क्या वहां पे परफॉर्मेंस क्या है अफसरों की, कितना को बड़ा टैक्स के अंबार लगा दिए उन्होंने, और हर दफा डेफिसिट का टैक्स बजट पेश करके बैठ जाते हैं। लोगों से टैक्स लेने की बजाय लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। परफॉर्मेंस कौन सी है जिसकी बेस पे गाड़ियां दे रहे हो? अच्छा, मेंबरान असेंबली को उनकी आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, पंजाब असेंबली की तनख्वाहें बढ़ा दी, जजेस की बरात बढ़ा दी। आप मुझे बताएं कि अगर घटा दी है तो सिर्फ आवाम की घटा दी, सही बात है, वो भूख से मरे। अब हम भूख से मरे हैं, उनकी तो तनख्वाहें, और फिर अभी भी वो कहते हैं कि जितनी महंगाई है इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ब्रेक पर मुझे जाना है, स्टे विद अस। मुज़ाकरात के लिए आज हुकूमती टीम जो है वो इंतजार करती रही, राह तकते रह गए। ऑपोजिशन वाले जाकर मिल गए मौलाना साहब को, और मौलाना साहब ने खुद उनका इस्तकबाल किया है, और इस पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी तो कहते नजर आए कि हमने अभी कमेटी तहलील नहीं किया, 31 जनवरी से पहले आप आ जाएं, बैठ जाएं, हम आपको अपनी रिजर्वेशन बता देते हैं। लेकिन चले गए राहत साहब मौलाना के पास, मतलब एक बार मौलाना फिर सियासत का महवर, ड्राइंग रूम की सियासत, मौलाना के घर फिर बैठक। हो ये रहा है कि पीटीआई का जो नैरेटिव था ना, उसको इतना बार बार उसको नेगेट किया जा रहा है कि आपको याद है कि पीटीआई पूरी मौलाना को कैसे क्या कहा करती थी, किस नाम से पुकारा करती थी, तो बार बार उनको भेजा इसलिए जा रहा है कि ताकि जो माजी में उन्होंने कहा है उस पर जरा नादम हूँ, थोड़े से शर्मिंदा हूँ। अच्छा, नहीं, उनके पीछे तक मौलाना डीजल और वही सारा, अब उसके पीछे नमाजें भी पढ़ी, फिर एक दफा गए, फिर दूसरी दफा गए, फिर तीसरी दफा गए। तो बेसिकली जो पीटीआई का नैरेटिव है उस पर थोड़ा सा किया जा रहा है कि भाई आपका कोई सिर पैर नहीं। दूसरा जो मुज़ाकरात का तो कुबाड़ा हो गया, जहां पहुंचने थे पहुंच गए। अब गंडापुर साहब जो राणा साहब कल कह रहे थे जेल में गए हैं और बड़ा अहम पैगाम लेके गए हैं, मुझे पता लगा वो इस्तीफा दे के गए। यानी बड़े साहब ने कहा कि दरानो भाजन इस्तीफा दो, तुसी बढ़िया टी ब्रेका कर लिया कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, बड़ी नकवी साहब के साथ चाय पी ली है, तो बढ़िया काफी शफियां पी ली ने, दराओ इस्तीफा दो तो पिछला साहब भी दो। अच्छा, अब वहां पे बुशरा बीबी ने बकायदा अकाउंटेंट रख लिया, पिछला उन्होंने हिसाब लगाया तो बिलियंस रुपए निकल आए। वो जो गड़बड़ वहां पे सारी हुई है, हिस्सा भी नहीं मिला ना केपी गवर्नमेंट, तो वो सारा उन्होंने कच्चा चिट्ठा उठा के जेल में दे दिया। उन्होंने कहा जी भाईजान तो स्वाए करप्शन तो फुर्सत ही कोई नहीं। अच्छा। सुबह शाम एक ही काम कर रहे हैं और कोई पीटीआई पे फोकस नहीं, कोई काम पे फोकस नहीं, कोई एहतजाज पे फोकस नहीं, आपकी रिहाई पे कोई फोकस नहीं। ठीक है, इतने सिर्फ दिहाड़ियां लग रही हैं, दिहाड़ी लग रही है, तो उस पे उनसे इस्तीफा मांग लिया गया, उन पर इस्तीफा मांगा गया। ये जो आपकी खबर थी पूरी उन्होंने कर दी है, ऐसे बात हुई है? नहीं, ये कह रहा है ना कि उन्होंने कोई बड़ी खबर, मैंने कहा था तो इस्तीफा तो बड़ी खबर हो सकती ये बताए इस्तीफा दे भाई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि घर को जाए, बैरिस्टर गौहर से एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हलकों की जानिब से
एक फिर राब्ता एक की खबर सामने आई है। एक बार फिर बैरिस्टर गौहर साहब आपको खुद बताते हैं? मैं क्यों सोर्स बताऊं, जब मुझ पर टीका ऑर्डिनेंस लगेगा तो बता दूंगा। तो उनसे दोबारा राब्ता हुआ है, फिर वो खान साहब से मिले हैं। खान साहब से जाके उन्होंने कहा है कि जी जरा आप हथौला करें, ट्वीट शीट पे जरा हथौला रखें और बात को थोड़ा सा, फिर अगर शुरू हुई है, रिड़ी है तो इसे रिड़ जाने दें, तो ठीक है? बातचीत हो लेने दें। हाँ, और दूसरी तरफ जो हमारे मुज़ाकरात हुकूमत ही है ना, आज सारा दिन वो फान सदीकी साहब कहते थे सुनजे दिल आले बूहे है मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारियां दिल होए, ठीक है? वो आज भी वो इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, वो करेंगे इंतजार, क्योंकि मुज़ाकरात होने हैं होने हैं होने हैं। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि मुज़ाकरात होने थोड़ी देर बाद हो, हफ्ते बाद हो, मुज़ाकरात ही होंगे। और ये दोनों जमातें हुकूमत से भी होंगे और जहां हो रहे हैं वहां से भी होंगे। हाँ, और जहां हो रहे हैं वहां के भी होते अच्छा, रहेंगे। एक और मुज़ाकरात हो रहे हैं राज साहब, ये जो बात करते थे रजीम चेंज, अमेरिका से ताल्लुकात खराब, नकवी साहब वहां चले गए, देखें इन्वेस्टमेंट आई है, अमेरिकन वफ्द यहाँ पर आया। देखिए जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के प्रेशर के ऊपर, ये पीटीआई कह रही है, लेकिन अमेरिका का महाज मोहसिन नकवी साहब ने पता कर लिया। अच्छा। और वहां पे जो उनका राब्ते लोगों से हुए हैं, हम तो मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे वो मिलते हैं वो फ्री इमरान का ट्वीट कर देता है अगले दिन, लेकिन सवाल ये उन ट्वीट्स का असर क्या हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? अब नकवी साहब कह रहे हैं कि वहां से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, गवर्नमेंट पाकिस्तान कह रही है कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस दोबारा से बेहतर हो गए, बाइडेन गवर्नमेंट से भी बेहतर हो रहे हैं, और अफगानिस्तान समेत कई स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज हैं, जो मामलात हैं, वो दोबारा से डिस्कशन में आ गए। और जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं, ये पर्सनलाइज किस्म की चीजें इसमें नहीं होती। ये आप समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मामलात में ये कोई रोमांस या कोई नफरत इस तरह मुखालफत दावत की बुनियाद पे नहीं होते, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन और पाकिस्तानी इंटरेस्ट फिर कॉमन हो रहे हैं, फिर कॉमन हो रहे हैं, और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक दफा फिर अमेरिका की नजर में अहम हो रही है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इस वजह से हो रहे हैं। मतलब आप ये देखें, आप कहते हैं कि ये इस गवर्नमेंट ने चाइना को भी नाराज कर दिया, अमेरिका इनसे माना नहीं। हम लोग भी प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे थे, अमेरिकन वफ्द यहाँ पर आया, पता नहीं मुज़ाकरात करके गया। वो किस ने खबर दी है कि 90 दिन के लिए हमारी इमदाद अमेरिका ने बंद कर दी है, और उस इमदाद की वजह से जो हमारे 5 प्रोजेक्ट चल रहे थे ज़राअत के, 5 हमारे चल रहे थे तवानाई के, 4 हमारे एजुकेशन के चल रहे थे, 2-3 हेल्थ के चल रहे थे, वो सारे रुक गए। अब 72 करोड़ डॉलर मेरे ख्याल है सालाना इमदाद थी, $1 अरब के करीब, जो हमें अमेरिका की तरफ से हमें मिल रही थी, जो रुक गई है। तो 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि नकवी साहब वहां गए तो वो कौन से दरवाजे खोल के आए हैं। तो मेरे पहले वाले भी बंद हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, पीका ऑर्डिनेंस आ गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जो ऑन फैक्चुअल ग्राउंड मुझे तो जो इतला मिली है वो ये कि जी पाकिस्तान की इमदाद 90 दिन के लिए बंद कर दी गई है। वेंटिलेटर के ऊपर हजरत ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो वेंटिलेटर पे, और अमेरिका जो है ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन बंद हो गई है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैं तो इस बात पे तालियां बजा रहा हूं कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आ रही है, और जदों आएगी उदों आएगी। और जो एमओयूज की अगर बात करें तो अगर एमओयूज के पैसे इकट्ठे करें ना, और बंदा फकीर गया जाके कहता अल्लाह नाम पे देते, कहता कल आ जी, कहता ਤੁਹਾਡੇ वादे ने ना मेरे अरबों रुपये डूबते ने, ठीक है। तो दुनिया ने जो हमसे अरबों रुपए के वादे किए ना एमओयूज की शक्ल में, हमारे खरबों डॉलर डूबे हुए उसमें। मुझे तो भाई ये बताएं कि इमदाद बंद हो गई, इस पे पाकिस्तानी वजारत खारजा ने अभी तक रद्दमल नहीं दिया। ये नहीं बताया कि वो इमदाद जिन प्रोजेक्ट्स की बंद हुई है वो दोबारा शुरू हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। तो और अगर नहीं हो सकेंगे तो क्या हम अपने तौर पर शुरू कर सकते हैं? हमें कितना नुकसान हुआ है। और तो आखिरी बात यह कि रिचर्ड ग्रेनेड को जो बनाया गया ना, एवं ही नहीं बनाया गया, कुछ ना कुछ होना है रीजन में। ये जो सर की कीमत लगी है ना तालिबान की, ये एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है, और ये हीट पाकिस्तान में भी आएगी। हमें अभी से इसकी पेशबंदी करनी चाहिए। यही बात तो कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी है तो तभी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना। नहीं, अभी आई नहीं है वो, अभी जरूरत पूरी तब, अभी तो उनकी सरों की कीमत ही लगी है ना। अच्छा। लगनी है, अभी लगी नहीं है। मतलब वो मतलूब है। हाँ, वो जो कह रहे हैं डॉन के 34 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है, 35 से बातचीत चल रही है। 11 मुल्कों की क्या 34-35 पे चलेंगी? 11 मुल्कों की। ये वो वाला डॉन नहीं, ये वाला ये छोटा डॉन है। ये छोटा डॉन की बात हो रही है। तो अभी उनकी सर की कीमतें लगनी है। और उसके बाद जो हीट आएगी, आप ये बात
कल ज़ुल्फ़िकार साहब इस पे बात करें कि जो हीट आनी है ना, हम तो ऑलरेडी बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं। 1 लाख के करीब हम जानों की कुर्बानियां, कितने ट्रिलियन डॉलर की कुर्बानी दे चुके हैं, बिलियन डॉलर्स की। और ये अगर फिर वहां पे ये जंग छेड़ दी उन्होंने, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अमेरिका के करीब हो जाते हैं तो चाइना को ये पसंद नहीं आएगा। देखिए जी, चाइना को तो पसंद आए या ना आए ये बात की बात है, लेकिन आपको याद है कि जिस तरह अमेरिका वहां से निकला था, जिस तरह भागते हुए जहाज के अंदर वो बैठे थे जी। और कितना सामान चीजें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, वो सारी चीजों को नथी किया जा रहा है जनरल फैज के साथ, नथी किया जा रहा है पिछली गवर्नमेंट के साथ, खान की गवर्नमेंट के साथ, कि उस गवर्नमेंट पे ये प्लान हुआ था और अमेरिकन को यहां से भगाया गया और प्रो तालिबान ये सेटअप था, लोग थे सारे। इवन अमेरिका के अंदर जो सबूत दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि इमरान खान का तालिबान से जो कि बहुत ज्यादा सेटिंग थी। और आज आप हैरान होगी कि मैं एक क्लिप देख रहा था, जवेद बदर एक पुराना कोई स्पोक्समैन पीटीआई के साहब है जी, हमारे दोस्त थे लेकिन बाद में गायब हो गए, पता नहीं किधर। आज उन्होंने कहा जी मेरे ज़मीर के ऊपर बड़ा बोझ था कि इमरान खान साहब ने मुझे खुद कहा था कि तालिबान के खिलाफ कोई खबर किसी पीटीआई की नहीं छपनी चाहिए, तो मैं ये बयान दे रहा हूं। तो एक नैरेटिव ये बन रहा है, अमेरिका समेत दुनिया को बताया जा रहा है कि इमरान खान प्रो तालिबान थे और इसलिए वो सारा कुछ। अच्छा, अब वहां पे जो असला छोड़ के चले गए अमेरिकन, ट्रंप कहता जी मेरा असला वहां पे $7 बिलियन या पता नहीं कोई कहता है कोई $70 बिलियन, वो पड़ा हुआ है, वो मुझे चाहिए। और वहां पे लोगों के सरों की गिनती भी लगाई जा रही है। आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान में अगर लड़ाई होती है, अमेरिका बराह रास्त आके वहां पे कैसे हवा से क्या कर सकता है? उसको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट चाहिए होगी तो फिर गिव एंड टेक होगा, फिर चीजें और बदलेंगी और फिर उसमें अडयाला जेल हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अच्छा नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। अडयाला जेल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। 2 चीजें कि इमरान खान तालिबान का सबसे बड़ा उसे तो आप यहूदी एजेंट कहते हैं, किसी जगह पे टिक जाए। तालिबान खान कहते हैं उनको। हाँ नहीं तो कहीं आप किसी बात पे टिके ना कि वो प्रो मुस्लिम है या प्रो यहूदी है। हाँ। कहिए आप कहीं कुछ स्टांस लेते हैं, कहीं कुछ कभी उनके उसमें छपवाते हैं कि ये प्रो तालिबान है, कहीं आप हाँ बस ये इतना ही है इनका। और लेकिन इसमें एक बात है क्या, ये इतना आसान नहीं है। अब इस बार अगर हम कंधा देंगे ना अमेरिका को, तो चीन की इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा, उसने तो वहां पे रेलवे ट्रैक बिछा दिए, ठीक है ना, और वो उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम अमेरिका के साथ जुड़ जाते हैं और कंधा देते हैं और फिर हम अपने किराए आप खुद को साबित करते हैं कि हम किराए पे कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं समझता। अमेरिका वो है जिसने जाते हुए इस अफगानिस्तान को जान के इस आग में धकेला जिसकी हम आज तक सजा भुगत रहे, ठीक है ना। इस बार मैं समझता हूं कि हमारे जो जहन है, जो बैठे हुए जो मामला को देखते हैं, वो जज्बातियत ये छोटे से मुनाफे के ऊपर नहीं खड़े होंगे, वो लॉन्ग टर्म देखेंगे कि इसका हमें फायदा है या नुकसान है, और इस पे हमें सोचना चाहिए। और इसके लिए हमें एक अच्छी मजबूत सियासी क़यादत की जरूरत है जो फैसले कर सके और अमेरिका को कह सके एब्सोल्युटली नॉट, हम आपकी बात नहीं मानते। ये फैसले सियासी क़यादत का काम नहीं है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, इंक्लूडिंग आर्मी, एस्टैब्लिशमेंट और इस पर ऑपोजिशन जमातें बैठे। मजबूत सियासी क़यादत से ज्यादा नोट कहने के लिए शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ही आगे जाएगी और कहेगी कि हम ये फैसला करते हैं या नहीं करते हैं। और लेकिन फिर आप माजी के सारे फैसले तो इमरान खान के खाते डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। हिलरी क्लिंटन का वो क्लिप है ना, डीप स्टेट, और वो उसने पाकिस्तान को रिकमेंड करके कहा था, तो उनको भी पता है कि डीप स्टेट कौन है। मैंने वो इस तरह की कोई बात छिड़ती है दोबारा तो एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगी। बात आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। जंगों के मामला, इस तरह के मामला, स्ट्रेटेजिक मामला जब भी होंगे तो उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप एक तरह से माइनस हो जाती है और एस्टेब्लिशमेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फिर इमरान खान को ना ब्लेम करें ना, आप जनरल फैज तक रहे, आप भी फिर इमरान खान को ब्लेम करें। और नहीं, जनरल फैज साहब की जो चाय की जो प्याली थी ना, जो सरीना काबल में उन्होंने जाके काफी का छोटा सा कप दिखाया था, वो आज तक भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, बड़ा महंगा पड़ा है। क्विकली वाइंड अप। नहीं बिल्कुल महंगा पड़ा है, लेकिन ये भी तो तय करना चाहिए कि क्या अमेरिका हमारी चाय पीने पे भी एतराज रखता है या हमारी एक अच्छी तस्वीर के ऊपर भी एतराज करता है। शरीफ भी गए थे जब एपीएस हुआ था, वो भी तो लेकिन चाय पीने तो नहीं गए थे। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप रोज पिए, काफी आप पीते नहीं रोज। नहीं कभी उन्होंने गिला किया तो मैं पल्लियों पीना ना, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो मर्जी डिसीजन ले, लेकिन खुदा का वास्ता है इस बात को ध्यान में रखें कि अमेरिका हमें पहले भी इस्तेमाल करके सबसे पहले अजीज होना चाहिए। उस चाय पे उन्हें एतराज है कि जब वो भाग रहे हो बेचारे और उस वक्त आप चाय पी रहे हो। हाँ, अभिनंदन को भी तो हमने चाय पिलाई थी ना, और वो कह के गया था शी वाज फैंटास्टिक। एनीवेज नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।